हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे 9 दिसंबर 2017 को जो पटवारी का पेपर हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट में जो गणित के क्वेश्चन आए थे उनको हम हल करेंगे। तो इस क्लास में हम बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आराम से हर क्वेश्चन को हल करेंगे ताकि हर एक बच्चे को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है वो ये है कि ए एक कार्य को 16 दिनों में करता है और बी 20 दिनों में पूर्ण करता है। दोनों साथ मिलकर 4 दिनों के लिए कार्य करते हैं, फिर अचानक ए छोड़ देता है। तब कार्य को पूर्ण करने के लिए बी को और कितने अधिक दिन कार्य करना होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया था, ए दिया था 12 दिन, बी दिया था 9 दिन, सी दिया था 11 दिन और डी दिया था 10 दिन। देखो, क्वेश्चन को हल करने से पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। ए और बी ने साथ में मिलकर किसी काम को शुरू किया, फिर अचानक से ए काम को छोड़कर चला गया किसी कारणवश। तो ऑब्वियसली बात है, अगर वो बीच में काम छोड़ के जाएगा तो कुछ न कुछ तो काम बच जाएगा। वो जितना भी काम बचेगा उसको बी कितने दिनों में करेगा, ये प्रश्न है। चलिए सॉल्व करते हैं। ए करता है 16 दिनों में, ए इस काम को 16 दिनों में करता है। और बी कितने दिन में करता है, बी करता है 20 दिनों में। इतना हम समझ पाए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। वो 2 चीज़ें कौन कौन सी है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों को मिलकर कुल कितना काम करना है, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि इन दोनों की पर डे की कैपेसिटी कितनी है। कहने का मतलब कि एक दिन में ए कितना काम कर सकता है। देखो, ऐसा तो नहीं होगा कि ये सारा काम एक दिन में कर देगा। ए की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी, ऐसे ही बी की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी, कुछ क्षमता होगी काम करने की। तो वो क्षमता हमको निकालनी है। 2 चीज़ें निकालनी है। पहली चीज़ निकालनी है कि ए और बी को कुल कितना काम करना है। ठीक है, वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा आपको जो भी दिन दिए हैं, ए 16 दिन में और बी 20 दिन में, इस 16 और 20 का आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है? लघुत्तम समापवर्तक लेना है। वो कितना आएगा इनका? वो आ जाएगा इनका 80। अब कई लोग सोच रहे होंगे, सर ये 80 कैसे आया एलसीएम? तो देखो निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता है? 16 और 20, ऐसा हम करते थे स्कूल में। 2 8 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 5 ऐसा ही रह जाएगा, फिर 2 एकम 2 और 5 फिर ऐसा ही रह जाएगा, फिर 1 तो ऐसा ही रहेगा और 5 एकम 5। तो यहाँ जो आता था इनका आपस में अपन क्या करते थे? गुणा करते थे एलसीएम निकालने के लिए। तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40 और 40 दूना 80। तो इनका जो सम आया वो कितना आया है? 80। इसका मतलब जो भी एलसीएम आ रहा है वो कुल काम है। 80 काम इन दोनों को साथ में मिलकर करना है। इतनी आप बात समझें। अब इनकी कैपेसिटी कैसे निकालनी है कि ए इस 80 में से कितना काम एक दिन में कर सकता है, वो कैसे पता करेंगे? तो आपको 80 में 16 का भाग लगाना है। यदि आप 80 में 16 का भाग लगाएंगे तो देखो सिंपल है, 16 पंजे कितना होता है? 80, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5। ऐसे ही आपको बी की कैपेसिटी निकालनी है तो 80 में 20 का भाग लगाओ तो 20 चौक कितना होता है? 80। इतना आपको समझ में आया? देखो, आपने वो दोनों चीज़ें फाइंड कर ली है जो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए ज़रूरी है। एक तो क्या ज़रूरी था कि इन दोनों को मिलकर कुल कितना काम करना था, वो आपने एलसीएम लेके निकाल दिया। दूसरी चीज़, ए की कैपेसिटी कितनी है एक दिन में? 5। वो कैसे निकाला? 80 में 16 का भाग लगा तो 5 निकला, 80 में 20 का भाग लगाया तो 4 निकला। ये 5 और जो 4 आई है ये इनकी क्षमता है काम करने की। मतलब कहने का मतलब ए एक दिन में 5 ही काम कर सकता है और बी एक दिन में 4 ही काम कर सकता है। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि ये बताओ कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो सिंपल सी बात है, एक दिन में ए 5 करता है, एक दिन में बी 4 करता है और दोनों मिलकर का पूछा है तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। यानी कि एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं? 9 काम करते हैं। दोनों ने साथ में मिलकर काम करना तो शुरू किया था, ठीक है, लेकिन ए जो है वो 4 दिन के बाद गया था। 4 दिन के बाद अचानक उसने काम बंद किया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 4 दिन तक तो दोनों साथ में काम करते थे। यदि 4 दिन तक दोनों साथ में काम करते थे तो 4 दिन में कितना काम इन्होंने ख़त्म कर लिया होगा? तो इसमें इंटू किसका करेंगे? 4 का। यदि आप इसमें इंटू 4 का करेंगे तो 9 चौक कितना होगा? 36 होगा। 36 का मतलब क्या है कि 80 जो काम करना था इन दोनों को, उसमें से 36 काम तो वो निपटा चुके थे, उसके बाद ए गया। तो अब शेष काम कितना करना है? तो देखो, 80 काम कुल था, इसमें से 36 काम तो दोनों ने मिलकर ख़त्म कर दिया था। तो जो शेष काम बचेगा अब, जो बी को अकेले करना पड़ेगा,
वो कितना आएगा, वो आएगा 44। इसमें से ये घटाएंगे तो 44 आएगा। तो 44 काम करना है बी को अब, लेकिन बी की कैपेसिटी कितनी है, एक दिन की 4 है। तो इसको कितने दिन लग जाएंगे ये काम ख़त्म करने में, शेष काम। तो इसमें क्या करेंगे, 4 का भाग लगा देंगे। तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4 मतलब कि 11। तो ये 11 ही आपका आंसर है इस सवाल में। अगला सवाल करते हैं। देखो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार से बढ़ती है कि उसकी परिधि में 5% की वृद्धि होती है, तब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशतता की वृद्धि होगी। ठीक है, यदि सिंपल सी बात है, यदि वृत्त की त्रिज्या को हम बढ़ाएंगे कुछ परसेंटेज तो क्षेत्रफल तो वैसे भी बढ़ेगा उसका, है ना। तो ऐसे प्रश्नों में चाहे वह आपको वृत्त का बोले, चाहे आपको आयत का बोले, चाहे आपको वर्ग का बोले, है ना, किसी की भी भुजा बढ़ाए, किसी की भी लंबाई या चौड़ाई बढ़ाए, या किसी की भी त्रिज्या बढ़ाए, ऐसे प्रश्नों में आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि इसके अंदर आपको जो भी आपको परसेंटेज दिया है वो रख देना है। तो यहाँ से आपका जो भी कुल परसेंटेज होगा ना वो आंसर आ जाएगा। कैसे, आर आपको इसमें कितना दिया है, आर, आर से मतलब है प्रतिशत, कितने प्रतिशत बढ़ाई है त्रिज्या, 5% बढ़ाई है। तो आपको जहाँ जहाँ भी आर दिख रहा है वहाँ आप 5 बढ़ा दो, उतना परसेंट वृद्धि होगी। तो देखो आर की जगह हमने यहाँ 5 लिख दिया, फिर प्लस, फिर यहाँ 5 लिख दिया, प्लस आर है वहाँ पे 5 × 5 ऐसे ही होगा, बटे में 100 और यहाँ परसेंटेज। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 5 और 5 कितना होगा, 5 और 5 होगा 10। ठीक है, और फिर ये प्लस का साइन, 5 × 5 कितना होगा 25/100, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 10.25% वृद्धि होगी। यही आपका उत्तर होगा। ये 0.5 कहाँ से आया, समझ में आया। यहाँ पे 2 0 लग रही है तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया हमने। तो ऐसे प्रश्न, ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं कि वर्ग की एक भुजा को हमने 5% बढ़ा दिया है, तो बताओ क्षेत्रफल पर कितना % असर होगा, कितना बढ़ेगा। तब भी आपको ऐसा ही करना है, 5 दिया है 5 ही रखना है, यही प्रोसेस होगी। यदि आपको बोले कि एक आयत की लंबाई को बढ़ा दिया है 5%, तब भी आपको ऐसा ही करना है। बात समझ में आ रही है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अब अगला प्रश्न ये बोला है कि मेरा चचेरा भाई मेरी आयु का दुगना है। यदि हमारी आयु के मध्य 20 वर्ष का अंतर है तो मेरी आयु कितनी होगी। इस प्रश्न को भी समझते हैं कि मेरा जो चचेरा भाई है वो मेरी आयु का दुगना है। ठीक है, और हम दोनों की आयु के बीच 20 साल का अंतर है। तो बताओ कि मैं कितने साल का हूँ, है ना, मेरी आयु कितनी है। तो एक तो हो जाएगा इसमें मैं, यानी कि एम, और एक हो जाएगा सी, उसका चचेरा भाई। हम क्या करेंगे कि हमारी आयु को, मतलब कि मेरी आयु जो भी दी है उसको मानेंगे। तो सबसे मानना जब भी होगा ना, तो या तो हम 1 मानेंगे या हम 100 मानेंगे। तो इस वाले सवाल में हम 1 मान लेते हैं कि माना कि जो मेरी आयु है वो 1 साल है। ठीक है, यदि मेरी आयु 1 साल है तो मेरा जो चचेरा भाई है वो तो मेरी आयु का दुगना है। तो 1 का दुगना कितना होगा, 2। तो जो चचेरा भाई होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला है कि हम दोनों की आयु के मध्य 20 साल का अंतर है, लेकिन यहाँ हमने जो माना है उसके अनुसार तो 1 साल का अंतर है। 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो ये 1 साल का अंतर ही वो 20 वर्ष बोलना चाह रहे हैं। सिंपल सी बात है। यदि यहाँ 1 का मतलब 20 हो रहा है तो उन्होंने अब देखना है कि उन्होंने प्रश्न क्या पूछा है। उन्होंने पूछा है कि बताओ मेरी आयु कितनी है। हमने मेरी आयु को कितना माना है, 1 माना है। तो यदि यहाँ 1 का मतलब 20 है तो ये 1 का मतलब कितना होगा, 20 ही होगा। तो 20 इस सवाल का आंसर है। यदि वो ये पूछते कि बताओ मेरा चचेरा भाई कितने साल का है, तो 1 का मतलब यदि 20 होता है तो बताओ 2 का मतलब कितना होगा। तो 1 का मतलब 20 है तो 2 का मतलब 40 होगा। तो चचेरा भाई उस वाले केस में 40 आंसर आता, जब यदि वो इस प्रश्न में चचेरे भाई का कितने साल का है ये पूछते। आया समझ। अगला सवाल करते हैं। अब देखिए अगला सवाल, 48 पुरुष एक खाई को 20 दिनों में खोद सकते हैं, तो बताइए 15 दिनों में इसे कितने पुरुष खोदेंगे। ऐसे वालों प्रश्नों के लिए भी आपको एक तरीका है, वही लगाना है हमेशा। वो क्या तरीका है, m1 × d1 = m2 × d2।
यहाँ पे M और M1 और M2 का मतलब क्या है, जो भी महिला पुरुष जो काम कर रहे हैं, बच्चे वगैरह जो भी दिया है क्वेश्चन में उसके अनुसार। और D1 D2 का मतलब क्या है, दिन है, मतलब कि इतने पुरुष M1 पुरुष D1 दिन में जितना काम करेंगे उतना ही काम M2 पुरुष D2 दिन में कर सकते हैं, वो इसका मतलब है। इसमें आपको वैल्यू रख देनी है। तो आपको प्रश्न में क्या दिया है कि 48 पुरुष एक खाई को 20 दिनों में खोद सकते हैं। तो देखिए 48 पुरुष हैं, ठीक है, 20 दिनों में खोद रहे हैं, ऐसा आएगा। फिर क्या बोला है, फिर बोला है कि 15 दिनों में इसे कितने पुरुष खोद सकते हैं। कितने पुरुष यानी कि आपको M2 की वैल्यू पूछी है, ठीक है, और कितने दिन में खोदना है, 15 दिनों में ही खोदना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आगे, अब ये कर सकते हैं कि M2 तो वहीं छूट जाएगा, ठीक, और 48 × 20 ये 15 बटे में आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको काट दो, इसको 5 से काटते हैं, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 3 एकम 3 और 3 और 16 तिया 48, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 छंग 18। तो 16 × 4 आपका आंसर है। 16 × 4 कितना होता है, M2 बराबर आ जाएगा 16 चौक 64। तो इसका आंसर आएगा कि 64 पुरुषों की आवश्यकता लगेगी यदि इस खाई को 15 दिनों में खोदना है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। तो देखिए ऐसे ही हम हर एक सवाल को बहुत ही आराम से करेंगे ताकि सबको समझ में आए। हमारा मोटिव इस क्लास में आंसर लाना नहीं है और आपका भी मोटिव आंसर लाना नहीं रखना है। आपको आपका मोटिव रखना है कि आपको हर प्रश्न का कॉन्सेप्ट समझना है। जो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है, औसत का सवाल है और आपको पता है कि ये वाला प्रश्न हम पहले भी करा था। इसमें क्या बोला है, 44, 57, 41, 28 और 30 का औसत निकालना है। बहुत आसान सवाल है कि 44 क्या क्या है, 57, 41, 28 और 30, इसका आपको एवरेज निकालना है, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा, एवरेज निकालने के लिए एवरेज का औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या। मतलब कि ऊपर तो सभी का योग आ जाता है सम, ठीक है, और नीचे सभी की संख्या आ जाती है कि कुल कितनी संख्याएं हैं। तो क्या निकल जाता है, इससे एवरेज निकल जाता है। तो सम करते हैं इसका, 0, 8 और 1 9 और 7 16 और 4 20, 20 की 0 हासिल 2, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20, यानी कि 200 आया। तो सम तो 200 आ गया और नंबर संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 का भाग लग जाएगा। ये तो बहुत इजी सवाल था। 40 इस सवाल का आंसर है कि इन संख्याओं का औसत कितना होगा, 40 होगा। ऐसा ही प्रश्न पहले शिफ्ट में भी था, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है ये है 0.013 का वर्ग क्या है। ये भी बड़ा ही आसान सवाल है। 0.013 का वर्ग हमसे पूछा है ना, हमसे इसका स्क्वायर पूछा है। किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए क्या करना होता है, उसी संख्या में गुणा कर दीजिए तो स्क्वायर निकल जाएगा। तो इसका यदि हमको वर्ग निकालना है तो इसी संख्या का वापस से गुणा कर देंगे हम, ठीक है। इतना आप समझे, इनका गुणा किया, उसके बाद क्या करना है, देखिए उसके बाद आपको ये पॉइंट हटाना है। यदि मैं यहाँ से ये पॉइंट हटाऊंगा तो कितनी जीरो लगेगी, नीचे 3 जीरो लगेगी। क्यों, क्योंकि ये 3 संख्याएं हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे 3 जीरो लग गई। इनटू वापस यहाँ से भी पॉइंट हटाऊंगा तो कितनी जीरो लग जाएंगी, 3 जीरो लग जाएंगी। 3 जीरो ये हो गई है। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, ऊपर क्या बचा है, 13 × 13 बचा है ना। बाकी तो जीरो है आगे, उसको तो नेगलेक्ट करना है। तो 13 × 13 बचा है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, ठीक है। और बटे 3 जीरो तो ये है और 3 जीरो ये है, मतलब कुल कितनी जीरो हो जाएंगी, 6 जीरो हो जाएगी, ठीक। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा कि अगर नीचे 6 जीरो है इसका मतलब 6 संख्याओं को छोड़ देंगे पीछे से, उसके बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो 6 संख्या अगर नहीं है तो जीरो से बना लो, ये बन गई 6 संख्या, 1 2 3 4 5 6, और अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो बस यही इस सवाल का आंसर है। अब देखो अगला सवाल, पीतल की एक कृति में
जस्ता एवं तांबे का अनुपात क्रमशः 4:5 है। इसी प्रकार की 180 किलोग्राम की कृति में जस्ता की मात्रा कितनी होगी। देखो, पीतल की एक कृति है और उसमें जस्ता और तांबा का रेशो दिया है। जस्ता के लिए J लिख दिया है और तांबा के लिए T लिख दिया है। ठीक है, जस्ता तांबा ये, तो जस्ता और तांबा के लिए J और T लिख दिया है। इनका रेशो कितना दिया है, 4:5 इनका रेशो दिया है। फिर ये बोला है कि उसी प्रकार का एक और कोई 180 किलोग्राम का पात्र है ना, पीतल की कृति है, उसमें जो जस्ता है वो कितना किलोग्राम होगा। तो सिंपल सी बात है, रेशो ये दिया है और सेम टू सेम अगर कोई चीज़ है दूसरी तो उसमें भी रेशो यही होगा। एक चीज़ तो ये है। और ऐसे सवालों में जैसे हमने अभी उसमें जो दुगना वाला सवाल किया था, चचेरे भाई वाला, उसमें जो हमने माना था ना, इसी प्रकार से इसमें भी हमको मान लेना है। क्या मान लेना है कि माना कि जस्ता 4 है और जो तांबा है वो कितना है, 5 है। तो हमारे पास जो कुल मिला के जो किलोग्राम बन रहा है या हमारे पास जो भी मिश्रण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 4 तो हमारे पास जस्ता है और 5 हमारे पास तांबा है। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। इतना आप समझे। प्रश्न में कितना दिया है, 180 किलोग्राम का कृति दी है, यानी कि 9 की वैल्यू कितनी दी है, 180 दी है। इतना आपको समझ में आया होगा। यदि 9 की वैल्यू 180 दी है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 20। क्यों, क्योंकि 180 में हमने 9 का भाग लगा दिया, 9 दूनी 18, तो 1 का मान कितना आ गया है, 1 का मान 20 आ गया है। अब उनने क्या पूछा है, प्रश्न में ये पूछा है कि जस्ता कितना है ये बताना है। तो यदि 1 बराबर 20 होता है तो 4 बराबर कितना होगा, तो 4 दूना कितना होगा, 8, यानी कि 20 चौक 80, 80 ही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे ना रेशो वाले, उनमें इसी प्रकार से हमको रेशो मान लेना है। फिर हमारा जो रेशो, हमारा जो मान निकलेगा यानी कि 9 और जो प्रश्न में दिया है वो दोनों को इक्वल कर देना है। वहाँ से क्या निकाल लेंगे, 1 बराबर क्या है वो निकाल लेंगे और उससे जो क्वेश्चन में पूछेंगे वो निकाल लेंगे। मान लीजिए इसमें पूछता है कि तांबा कितना है, तो 5 बराबर क्या होगा, 100 होगा। आई बात समझ में। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन वाला है। इससे पहले भी अभी हमने एक स्क्वायर वाला किया था ना, वो उसी प्रकार का प्रश्न है। प्रश्न ये है, 100 इंटू 0.096 7 इंटू 1000 इंटू 9.67 इंटू 10 इंटू 967। ठीक है, ये वाला प्रश्न है। तो इसमें कैसे शुरुआत करनी है अपने को, सबसे पहले हमको पॉइंट हटाना है। जहाँ जहाँ भी पॉइंट दिए हैं उनको हटा देना है। पॉइंट हटाने के लिए सबसे पहले डिवाइड की लाइन खींच लेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, इस दशमलव को हमने हटाया, कितनी जीरो लग जाएंगी, 1 2 3 4, 4 जीरो लग जाएंगी। ठीक, इनटू यहाँ पे कितना दशमलव हमने फिर से हटा दिया, ये वाला, कितनी 2 संख्या हैं तो 2 जीरो लग जाएंगी। और तो कहीं भी हमको दशमलव इसमें नहीं दिख रहा है। अब क्या करनी है, 0 से 0 काट देनी है। देखो, 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगी, फिर 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगी, फिर ये 0 से ये 0 कट जाएंगी, 1 0 इधर बच रही है, 1 0 वो बच रही है, तो ये 0 से ये 0 कट जाएंगी। यानी कि सारी 0 कट चुकी हैं, सिर्फ ये बचा है 967 इंटू 967 इंटू 967। तो कहने का मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 967 3 बार लिखा है तो ऊपर पावर कितनी लग जाएगी, 3। यही इस सवाल का उत्तर है। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन वाला है, जो कि बहुत आसान सवाल था। सवाल ये पूछा था कि 4/5 बराबर क्या होता है। हर कोई बता देगा, 4 में 5 का भाग लगाना है, भागने जाएगी तो पॉइंट लग जाएगी यहाँ, वहाँ 0 लग जाएगा, तो 5 8 कितना होता है 40। 0.8 ही इस सवाल का उत्तर है। 4 में 5 का भाग लगाना था। तो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है 64 की पावर -2/6 का मान क्या है। 64 की पावर -2/6, इसका वैल्यू पूछा आपने से कि इसका मान क्या आएगा। करते हैं इसको। आपको ये सोचना है कि आप 64 को क्या लिख सकते हैं। हमको घात के फॉर्म में लिखना है 64 को। ऐसे सवालों को क्या बनाने का तरीका क्या है कि आपको ये जो 64 दिया है, इस 64 को आपको पावर की फॉर्म में लिखना है। या तो आप इसको 4 की पावर के फॉर्म में लिख लो, या इसको आप 2 की पावर के फॉर्म में लिख लो,
जैसे 4 की पावर की फॉर्म में यदि हम इसको लिखेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होगा, देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। या तो ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 4 की घात 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है ना। या ये हो सकता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 और 6। क्यों, क्योंकि 2 की घात 5 बराबर 32 होता है, तो 2 की घात 6 बराबर कितना होगा, 32 दूना 64, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64। मतलब कि हम चाहें तो इसको 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, किसको, 64 को। तो जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा आप लिख सकते हो। हम इसको लिख लेते हैं 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 तो मैंने 64 को लिख दिया है, और बाहर क्या रहेगा, 2/6। आगे बढ़ जाते हैं, अब ये बाहर निकल जाएगी ब्रैकेट से, तो ब्रैकेट से बाहर निकलेगी तो इनटू में जाएगी, ऐसे हो जाएगा। बात समझे, इसको मैंने बाहर ले लिया है, तो 3 इंटू माइनस 2/6 तो पहले से ही चल रहा है। अब देखो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, इसको काट दिया, 2 से 2 भी कट गया, कितना बचा, ऊपर -1 बचा है। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, 4 की पावर -1। इस 4 की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमने एक क्वेश्चन किया था पिछले वाले वीडियो में ऐसा ही, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4, यही आंसर है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1/4 भी लिख सकते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि इसको ऐसा क्यों लिखते हैं। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल है, एक स्कूटर चालक ने अपनी यात्रा 6 घंटे में पूर्ण की। उसने आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष आधी दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटा में पूर्ण की। तो तय की गई दूरी क्या है। देखो, ऐसे सवालों में जब आपको 2 स्पीड दी रहे तब आपको औसत चाल निकालना पड़ती है। क्यों निकालना पड़ती है, उसका रीज़न समझते हैं पहले। इस प्रश्न में हमको दूरी निकालनी है। क्या निकालना है, दूरी। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक, आपको दूरी निकालनी है तो जो समय है वो चाल से गुणा में ऊपर आ जाएगा, तो गुणा में आ जाएगा। मतलब कि आपको डिस्टेंस यदि निकालनी है तो क्या हो जाएगा, एस इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो दूरी आपको निकालनी है, स्पीड और टाइम तो आपको पता है, और कितने घंटे तक वो चला है, 6 घंटे तक चला है। इसका मतलब ये है कि आपको जो 6 घंटे का समय है वो भी पता है कि 6 घंटे में गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो स्पीड है वो हमको एक तो 60 दी है और एक 90 दी है। अब यहाँ 60 रखूँ कि 90 रखूँ, मुझे तो ये पता भी नहीं है कि वो दूरी कितनी है आधी जो वो 60 से गया है, और वो आधी दूरी कितनी है जो वो 90 से गया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जब आपको 2 स्पीड दे रखी है और डिस्टेंस समान हो, दूरी समान हो, दूरी यहाँ समान कैसे हो रही है, देखो आधी और आधी दोनों आपस में बराबर होगी, 1/2 1/2 आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो आधी आधी दूरी आपस में बराबर है। शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि दूरी समान होनी चाहिए, तब आप औसत चाल निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे निकलेगी औसत चाल, औसत चाल यानी कि आपको एवरेज स्पीड यदि निकालनी है तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, 2ab/a+b। ये औसत चाल निकालने का फॉर्मूला है जिससे बड़ी आसानी से ये वाले सवाल हो जाते हैं। ठीक है, निकालते हैं। यहाँ पे a और b का क्या मतलब है, यहाँ पे a और b का मतलब है स्पीड से जो आपको दे रखी है। तो 2 इंटू एक स्पीड आपको 60 दी है, एक स्पीड आपको 90 दी है, ऐसा कर देंगे। और अपॉन में क्या है, बटे में है a+b, मतलब कि 90 और 60 को आपको जोड़ना है। 90 और 60 कितना हो जाएगा, 150, 150। ठीक है, तो 0 से ये 0 कट जाएगी, और 15 एकम 15 और 15 चौक 60, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 9 चौक 36 और 36 दूना 72। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एवरेज स्पीड जो है वो निकल के आ गई कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यही आपको यहाँ रख देनी है 72। एवरेज स्पीड से अगर मल्टी करेंगे तो डायरेक्ट हम डिस्टेंस निकाल देंगे। तो डिस्टेंस आ जाएगी 6 दूना 12 की 2 हासिल 1, 7 छंग 42 और 1 43, मतलब कि 432 किलोमीटर। ये इसका उत्तर है।
अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल था। वो सवाल ये था कि यदि x/5 और 9/15 समतुल्य हैं तो x का मान क्या है। समतुल्य का मतलब होता है कि ये आपस में बराबर हैं। तो क्या क्या आपस में बराबर हैं? x/5 यदि किसके समतुल्य है? 9/15 के। यदि x/5 9/15 के समतुल्य है तो क्या कर सकते हैं? x का मान निकालना है आपको। तो x को तो यहीं रहने दो, इस 5 को ऊपर भेज देंगे तो 9 × 5 हो जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 15। तो 5 एकम 5, इसको काटेंगे 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 3 आ जाएगा नीचे। फिर 3 काट देंगे वापस से 9, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो फाइनली आंसर कितना मिलेगा आपको? x का मान आ जाएगा 3। यही इस सवाल का आंसर था। अगला सवाल है भिन्न 4536/49,896 का न्यूनतम पदों में लिखना है। कुल मिलाकर इसको आपने को सॉल्व करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आप ऑप्शन भी आपको दिख रहे होंगे। क्या दिया है हमको? 4536/49,896 896 ये दिया है। ठीक है, देखो आप चाहो तो इसको ऑप्शन से कर सकते हो, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट जैसे काटते ना हम क्वेश्चन को, उस प्रकार से काट के भी कर सकते हैं। काट के करने के लिए, क्वेश्चन को काट के करने के लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए डिविजिबल वाले कि कौन सी संख्या कब कटेगी, है ना। फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ऊपर ये 4536 लिखा है, ये किससे कटेगा, ये कैसे पता पड़ेगा? यदि हम अंकों को, किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ें और यदि 9 आ जाए, 18 आ जाए, 27 आ जाए, 36 आ जाए, तो वो किससे कटती है? 9 से कटती है। तो देखो यहाँ पे वो चीज़ हो रही है। हमने क्या किया? 4 और 5 को जोड़ा, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, ऊपर 18 आ गया। इसका मतलब ये 9 के पहाड़े में 18 आता है तो ये 9 से कटेगी। लेकिन ऊपर 9 से काटना है, नीचे भी 9 से कटनी चाहिए, उसको भी चेक करना पड़ेगा, है ना। तो 9 और 4 13, 13 और 8 हो जाएगा 21, 21 और 9 30 और 30 और 6 36। क्या 9 के पहाड़े में 36 आता है? तो हाँ आता है। तो इसका मतलब है कि नीचे वाली संख्या भी 9 से कट जाएगी। बस अब हम काट सकते हैं। इसको मैं 9 से काटता हूँ तो ऊपर आ जाएगा 9 पंजे 45 और भाग नहीं जाएगा उसकी 0 और 9 चौक 36, ऊपर 504। इसको काटेंगे 9 से तो 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, कितना बचेगा? 4 बचेगा। फिर 9 पंजे 45, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 9 चौक 36, फिर यहाँ 3 बचेगा, मतलब कि 36 होएगा वहाँ पे, तो 9 चौक 36 ये आया। दोबारा से आपको वही नियम करना है। 5 और 0 5 और 5 और 4 9, मतलब ऊपर सम 9 आया है। नीचे देखते हैं 5 और 5 10 और 4 14 और 4 18, 18 भी 9 के पहाड़े में आता है, 9 तो 9 के पहाड़े में आता है। ये मतलब कि ये दोबारा से 9 से कट सकती है। 9 से काट देते हैं, 9 छंग 54, 1 बचा, 9 एकम 9, 5 बचा, 9 छंग 54 616 आ गया। फिर 9 से काट दो, 9 छंग 54 तो नहीं होगा, 9 पंजे 45, फिर 5 बचेगा, मतलब कि 9 छंग 54। तो कितना आया? 56/616। या तो ऐसे काट काट के करना है इसको, या फिर ऑप्शन से करना है, वो भी देखते हैं अभी अपन। अब क्या है? 6 और 5 11 और 6 और 1 7 और 6 13। तो अब ये 9 से नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि 6 और 5 जोड़ा तो कितना आया? 11 आया। 9 के पहाड़ में 11 नहीं आता है, तो अब कैसे कटेगी? अब 7 8 56 से काट सकते हैं, 8 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे काट दें? इसको हम 7 से काट लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 7 8 56 और यहाँ आ जाएगा दोबारा से 7 8 56 और कितना बचेगा? 5 बचेगा। फिर 7 8 56, मतलब फाइनली अपने पास क्या बचा है? 8/88। देखो मैं इसको लिख देता हूँ, 8/88। या वहीं काटेंगे तो क्या बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। तो 8/88, तो 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 8 एकम 8, मतलब फाइनली आपको आंसर कितना मिल रहा है? 1/11 मिल रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद। और एग्ज़ाम में तो फिर हमारा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भरा रहता है, तो वहाँ पे तो फिर इसमें गड़बड़ होने की बहुत संभावना रहेगी, है ना। तो इसका एक और तरीका, एक तो ये हो गया काटने का तरीका, इसका एक और तरीका क्या हो सकता है? डायरेक्ट उस पे आ जाते हैं। इसको आपको सिंप्लीफाई करना था, मतलब इसमें इसका भाग लगाना था। ठीक है, तो भाग लगा, ऐसे सवालों में डायरेक्ट भाग लगा लो। भाग कैसे लगाना है? देखो एक बार सबसे पहले 4536 एकम 4536, ये नीचे वाला एक है। 4536 एकम 4536,
ये लिख दिया 4536। ठीक, अब माइनस करते हैं हम भाग में। 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा। 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, और 4 में 4 तो कट जाएगा। ऊपर से क्या उतर जाएगी, 6 उतर जाएगी। मतलब अब किसका भाग लगाना है, वापस से 4536, और ऊपर भी वही है, मतलब कि एक बार भाग जाएगा 4536 एकम 4536, तो एक बार और आ जाएगा ये, फिर ये पूरा का पूरा कट जाएगा ना। अब तो 4536 एकम 4536, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचेगा, 0 आ जाएगा। मतलब हमने पूरा भाग लगा लिया, तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली आपका 1/11। यही आपका उत्तर है। तो देखिए अभी तक हम 13 प्रश्न कर चुके हैं, हम 3 प्रश्न और करेंगे, कुल मिलाकर हम 16 प्रश्न करेंगे। 4 प्रश्न हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो वाले प्रश्न जो थे एग्ज़ाम होने के बाद जब रिज़ल्ट आया था, यानी कि जब आंसर की आई थी, उस टाइम पे वो प्रश्न हटा दिए गए थे। कुछ विद्यार्थियों ने उन क्वेश्चन पर आपत्ति ली थी, इसलिए वो वाले क्वेश्चन हट गए, उनमें कुछ न कुछ मिस्टेक थी। तो अभी 16 प्रश्न है, 16 में से 13 प्रश्न कर चुके हैं, अब सिर्फ 3 प्रश्न बाकी है। तो ये जो 3 प्रश्न हैं, ये तीनों प्रश्न इस कॉन्सेप्ट पर जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ उसके ऊपर आधारित है। आपको ये कॉन्सेप्ट बड़े ही आराम से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। उसके बाद यदि हम उन प्रश्नों को करेंगे तो हमको ईजीली हम आंसर लगा पाएंगे कि ये आंसर है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट है, स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट है, वर्ग वाला कॉन्सेप्ट है कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हमको 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। तो देखो इनके हम वर्ग निकालेंगे अब, और आपको बड़े ध्यान से समझना है कि मैं वर्ग कैसे निकाल रहा हूँ। ऐसे ही आपको फिर प्रैक्टिस करनी है, और आपको इस प्रकार से वर्ग निकालना है बिना पेन चलाए। बिना पेन चलाए वो आप वर्ग निकालोगे सिर्फ माइंड में ही, तो जो आने वाले प्रश्न हैं वो जल्दी से आपको समझ में आ जाएंगे देखते ही कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। यदि आपको 91 का 91 का यदि आपको वर्ग निकालना है तो आपको ये चेक करना है कि 91 100 से कितना कम है। 91 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 91 100 से 9 कम है, तो जिसके पीछे के जो 2 अंक होंगे वो हो जाएंगे 81। उस 9 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर निकाल दिया। हमने क्या देखा, ये 91 जो है 100 से कितना कम है, 91 100 से 9 कम है, तो यहाँ आ जाएगी 81। अब 91 में से 9 को माइनस कर दो। 91 में से यदि हम 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 82। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 82। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। जैसे 92 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 92 100 से कितना कम है, आप कहेंगे 8 कम है। 8 उठी कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, तो 64 लिख दिया, पीछे के 2 अंक 64 हो गए, और 92 में से ही 8 को माइनस कर देना है। तो 92 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 84। ये इसका स्क्वायर है। 93 का निकालना है। 93 100 से 93 कितना कम है, 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर निकालेंगे, 7 7 49। ठीक, और 93 में से कितना माइनस कर देंगे, 7 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 86। ये 93 का स्क्वायर है। जो हम इतना सारा क्यों निकाल रहे हैं, हम इतना सारा नहीं इसलिए निकाल रहे हैं कि हमको आने वाले 2 क्वेश्चन में तो इनकी ज़रूरत लगने वाली है, इसलिए निकाल रहे हैं। और बाकी भी फिर आपको क्या है कि अभी एक साथ समझ में आ जाएगा। 94 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करना है, 100 में से ये देखना है कि 94 100 से कितना कम है, 6 कम है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, और 94 में से 6 को ही माइनस कर देना है। तो 94 में से 6 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 88। 88 36 इसका स्क्वायर है। 95 का तो आपको आसान होगा, पता होगा 95 का। 95 का कैसे निकालते हैं, 5 5 25, और फिर 9 में 1 जोड़ लेते हैं, 10 9 90, ऐसे तो निकालते हैं 95 का। जिनके पीछे 5 होती है उनका स्क्वायर कैसे निकलता है कि जो 5 होता है उसकी जगह तो 25 रख देते हैं हम, 5 5 25, और बाकी की जो संख्या बच रही है 9, उस 9 में 1 और जोड़ देंगे, 9 और 1 10, और आपस में गुणा कर लेंगे, 10 और 9 कितना हो जाएगा, 90। या तो उस तरीके से निकाल लो, या ये जो तरीका चल रहा है उससे भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये चेक करना है कि 95 100 से कितना कम है, 5 कम है, तो 5 5 25 आ जाएगी, और 95 में से 5 ही माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, जैसा ठीक लगे। 96 का निकालना है, यहाँ बड़े ध्यान से समझना। 96 का निकालना है, ये चेक करना है कि 100 96 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। 96 में से 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 92, इसका स्क्वायर होगा 92 16।
97 का निकालना है। 97 100 से कितना कम है, 3 कम है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। लेकिन हमको तो पीछे 2 अंकों की संख्या चाहिए, तो 9 को क्या लिखना पड़ेगा, 09। फिर समझना, 97 100 से कितना कम है, 3 कम है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, हमको 2 अंकों की संख्या चाहिए पीछे, इसलिए हम 9 को 09 लिखेंगे। ठीक है, अब 97 में से क्या माइनस कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 94। 94 09 इसका स्क्वायर है। आगे 98 100 से कितना कम है, 2 कम है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। लेकिन हमको पीछे 2 अंक चाहिए, इसलिए हम 04 लिखेंगे। 98 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 96 04 इसका स्क्वायर है। ऐसे 99 का निकालना है। तो 99 जो है वो 100 से कितना कम है, 1 कम है। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 × 1 तो 1 ही होता है। हमको पीछे 2 अंक चाहिए, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 01। और 99 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 98 01 इसका स्क्वायर है। और 100 का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा, 4 0 लग जाएगी पीछे, है ना। 100 × 100 करेंगे, 4 0 लग जाएगी। अब देखो आने वाला सवाल जो है वो ये है कि महत्तम 4 अंकीय संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग है, उसको आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन में से। महत्तम का मतलब यहाँ पर है कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग है। बात समझ में आ रही है। ऑप्शन दिए हैं 9999, और दूसरा दिया है 9909, तीसरा दिया है 9801 और चौथा दिया है 9081। इनमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है ना। आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चूज़ करनी है जो कि पूर्ण वर्ग हो। बात समझ में आई। अब देखो यहाँ से अगर हम चलेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी लग रही है, इनमें 4 अंकों की होनी चाहिए। 100 जो है ना वो 5 अंकों की है, 1 2 3 4 5। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या हो सकता है, 9801 आपके ऑप्शन में है, यही इस सवाल का आंसर है। सर हमको कैसे पता पड़ेगा कि हमको यही इसका आंसर है, हमको कैसे पता पड़ेगा। देखो आपसे बोला है कि 4 अंकों की संख्या चाहिए, आपको खुद से सोचना है कि 4 अंकों की यदि मुझे सबसे बड़ी संख्या चाहिए जो पूर्ण वर्ग हो, तो इसके लिए हमको 2 अंकों की संख्या लेनी पड़ेगी, तभी तो 4 अंकों की संख्या आएगी। क्योंकि 2 अंकों की संख्या का आपस में गुणा करेंगे तब 4 अंकों की संख्या बनेगी। तो हमने 100 तो ले नहीं सकते, क्योंकि 100 में कितने अंक हैं, 100 में तो 3 अंक हैं। हम क्या लेंगे, 100 से छोटी वाली संख्या कौन सी है, 2 अंकों की, 99 है, उसी को लेंगे। उसी से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। अब 99 का स्क्वायर निकालना आना चाहिए। कैसे निकालेंगे, तो अभी आपने समझा था कि 99 का स्क्वायर यदि आपको निकालना है तो ये चेक करना है कि जो 99 है वो 100 में से कितना कम है, 1 कम है। तो आप क्या करेंगे, उसका स्क्वायर निकाल देंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए पीछे हमको 2 अंक चाहिए, तो हम क्या रख देंगे, 01 रख देंगे। इतना समझ में आ रही है। फिर क्या करते हैं, फिर 99 में से जिसका स्क्वायर निकाला उसी को माइनस करते हैं। तो 99 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 98 बचेगा। 9801 ये वो संख्या है जो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, ऐसे करके आप डायरेक्ट ऑप्शन में इसको पकड़ लोगे। आई बात समझ में। अगला सवाल करते हैं, वो भी इसी पैटर्न पर आधारित है। अगला सवाल जो है वो ये है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 8934 से घटाया जाना चाहिए ताकि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। सवाल समझते हैं। 8934 में से किसी एक ऐसी संख्या को घटाना है, ऑप्शन में से कोई एक ऐसी संख्या है जो इसमें से घटाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो पूर्ण वर्ग होगा। इतनी आप बात समझें। संख्या लिख लेते हैं पहले, वो संख्या क्या है, 8934। अब करना क्या है आपको कि 8934 जो है आपको ये देखना है कि ये किसके स्क्वायर के पास में है, किस संख्या के पूर्ण वर्ग के पास में है ये। तो देखो अपन चेक करने के लिए सबसे बड़ी आसान है कि 90 का निकाल लेते हैं। तो 90 का स्क्वायर कितना होता है, 90 81 8100 होता है। इससे हम क्या समझे कि यार ये तो 90 से तो बड़ा है। फिर क्या निकाल सकते हैं, इजी तरीके से जो निकाल सकते हैं 95 का निकाल सकते हैं। तो चलो हमने कहा यार इसका नहीं समझ में आया, चलो 95 का निकालते हैं। 95 का निकालना आसान है इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसका इजीली निकल जाता है। तो 5 का कितना हो जाएगा 25 और 9 में 1 जोड़ेंगे 10, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। 9 × 10 कितना हो जाएगा 90, 90 25। फिर हमको समझ में आया, अच्छा हाँ 95 का निकालने पे ये समझ में आ रहा है कि ये संख्या 95 से छोटी है। यदि ये संख्या 95 से छोटी है इसका मतलब ये संख्या जिसके स्क्वायर के करीब है वो संख्या भी 95 से छोटी होंगी। तो फिर हम क्या करेंगे, 95 के बाद डायरेक्ट हम कहाँ चले जाएंगे, 94 पे चले जाएंगे। हम 94 पे चले जाएंगे तो 94 पे जाने के लिए हमको फिर 94 × 94 नहीं करना है, क्योंकि 94 का तो कोई तरीका है नहीं हमारे पास जैसे 95 का ऐसा। तो 94 का तरीका कौन सा लगाना है, ये वाला अभी जो हमने समझा था। कैसे
कि 94 100 से कितना कम है, 94 100 से 6 कम है। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और 94 में से 6 को ही माइनस कर देना है, तो 94 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 88। तो 94 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 88 36। ये आपको एग्जाम में जल्दी जल्दी से करना है। अब आप बिल्कुल करीब पहुंच गए उसके, 8934 88 36 बिल्कुल पास में है। अब आपको इनका डिफरेंस निकाल लेना है, वही आपका इस सवाल का आंसर है कि आप 8936 में से इसको घटा लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। 88 36 को हम घटाएंगे तो हमको आंसर मिलेगा, 14 में से 6 गया तो 8, और 12 में से 3 गया तो 9, बाकी सब कट जाएगा। 98 आपका आंसर है। कैसे निकाला समझ में आया? 88 36 जो है वो कब आएगा, जब हम 8934 में से 98 माइनस कर देंगे, तब जाके जो रिजल्ट आएगा ये वाला, ये तो पूर्ण वर्ग है किसका 94 का। तो वो यही पूछना चाह रहे थे आपसे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इस सवालों में। इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं, सिर्फ यही चीज़ नहीं, ये तो हमने 91 से लगाकर 100 तक का देखा। इससे हम कहाँ तक कर सकते हैं, जहाँ तक आपको स्क्वायर याद है। जैसे मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट 30 तक तो स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ इसी तरीके का, कि आपको मान लो कि 82 का निकालना है ना, आपको 82 का स्क्वायर निकालना है कि 82 का स्क्वायर कितना होगा। तो आपको ये चेक करना है कि 82 100 से कितना कम है, तो 82 100 से 18 कम है। 18 का स्क्वायर आपको पता होगा तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ आपसे। तो आपको 30 तक स्क्वायर याद होंगे तो आप और इससे पीछे वाली संख्या का भी कर पाएंगे। तो मान लीजिए आपको 18 का स्क्वायर याद है, 324 होता है 18 का स्क्वायर, अगर वो आपको याद है, ठीक है। तो ये हमने ये देखा 82 का स्क्वायर निकालने के लिए कि 82 100 से कितना कम है, 18 कम है। 18 का स्क्वायर कितना हुआ 324। हमको पीछे वाली संख्या लिखनी है बस। हमारे पास 324 3 अंकों की आ गई है, पीछे वाली कितनी है 24 है, तो वो लिख दी। इस 3 का क्या करेंगे, इस 3 को हम कैरी करके जोड़ेंगे बाद में। कब, 82 में से क्या करना है हमको, 82 में से 18 माइनस करना पड़ेगा। यही तो हम करते आ रहे हैं। 82 में से 18 घटाएंगे तो 82 में से 10 घटाया तो 72, 72 में से हमने 8 घटाया तो 64, ठीक। 64 में हमको 3 जोड़ देना है, 64 में वो जो 3 था कैरी वाला वो जोड़ देना है। तो 64 और 3 कितना हो जाएगा 67, 67 24 इसका आंसर है। इसके ऊपर मैं क्लास भी बना दूंगा, 1 से लगा के 100 तक के स्क्वायर कैसे याद करने हैं वो सारे आप विदिन 5 सेकंड या 6 सेकंड या 7 सेकंड के अंदर आंसर ले आएंगे माइंड के अंदर कि इसका स्क्वायर कितना होगा। 1 से लगा के 100 तक की संख्या होगा, लेकिन तब तक आपको 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए माइंड में, तब आप कर पाएंगे फटाफट से, ठीक है। तो अगला और आखिरी सवाल है कि यदि एक्स स्क्वायर बराबर 4224 है तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो ये 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, और जो दिया है प्रश्न में वो दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 4224 आपको दिया है। इसके आधार पे बोला है कि यदि ऐसा है तो फिर बताओ कि इसमें से कौन सा सही है। इस सवाल को करने के लिए पहले आपको x का मान तो पता होना चाहिए ना। आपके पास x का मान पता होगा तो x का मान यहाँ रखोगे तभी तो आपको पता पड़ेगी कि कौन सा ऑप्शन सही है। उस तक कैसे पहुँचना है, x को यहीं छोड़ देना है और इधर जाके जो ये स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, 4224 ऐसा हो जाएगा। यहाँ के बाद क्या करना है, यहाँ के बाद आपको ये देखना है कि पीछे की जो 2 संख्या हैं हमेशा से, है ना, चाहे यहाँ पे कितने ही अंकों की संख्या हो, आपको काम रहेगा सिर्फ पीछे की 2 संख्या से। पीछे की जो 2 संख्या है इसको आपको छोड़ देना है, फिलहाल इसको भूल जाना है 2 मिनट के लिए। तो पीछे की 2 संख्या हमने छोड़ दी, उसके बाद जो भी आगे की संख्याएँ बच रही हों, चाहे वो 3 बच रही हो चाहे वो 4 बच रही हो, उनको एक साथ लेना है। कितना है ये 42 है, पीछे की 2 संख्या छोड़ी और आगे की कितनी है 42 है। ये 42 जो है किन 2 वर्गों के बीच में आ रहा है ना। 42 जो है ये किन 2 वर्गों के बीच में आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि ये एक तो 36 के बीच में आ रहा है ना। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो एक तो ये 36 के पास में है, और एक ये 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। बात समझ रहे हो, साथ ही कितना होता है 49 होता है, 6 छंग कितना होता है 36 होता है। और ये जो 42 जो है ये वाला, हमने पीछे की 2 अंकियाँ छोड़ने के बाद जो ये 42 है वो किसके बीच में आएगा, या तो वो 36 के बीच में आएगा या तो वो 49 के बीच में आएगा, दोनों के बीच में है। तो जो छोटी वाली संख्या है वो आपको लेनी है। इन दोनों में से कौन छोटा है, इन दोनों में से 6 छोटा है। इसका मतलब यहाँ पे 6 तो आएगा ही आएगा, इसके आंसर में यहाँ पे क्या आएगा 6 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद ही आप आपका आंसर टिक कर सकते थे कि ये वाला ऑप्शन सही है।
कहने का मतलब आप सिर्फ देख के ही सवाल कर सकते थे, इतना कुछ करना ही नहीं था। आप इस अंडर रूट करते, आपको समझ में आ रहा है कि पीछे की मैंने 2 संख्या छोड़ दी, 42 बचा। मैंने चेक किया कि ये किसके स्क्वायर के बीच में है, ये 6 के स्क्वायर के और 7 के स्क्वायर के बीच में है 42, है ना। 36 और 49 के बीच में है, तो छोटा वाला जो है नंबर मतलब कि 6 उसको लेना है। तो इसके आंसर में आगे 6 आएगा। यहाँ 6 दिख रहा है, 6 कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, तो वो आंसर है। लेकिन हमको अभी सॉल्व करना है पूरी तरीके से, ठीक है। तो करते हैं। तो इतना हमने कर लिया कि हमको समझ में आएगा 6 है। अब हमको देखना कि यार यहाँ 5 है कि यहाँ 4 है कि यहाँ पे 3 है कि यहाँ पे 2 है कि यहाँ पे 9 है, क्या है वो कैसे करना है, वो आपको हमेशा 65, 75, 85 है ना, जैसा सवाल रहे उसके अनुसार पीछे जिसके 5 हो वो वाला स्क्वायर करना है। तो आपको 6 तो समझ में आ ही गया, तो आपको 6 समझ में आएगा, तो आप क्या करो 65 का निकाल लो। आपको इतना तो समझ में आएगा कि इसके आगे 6 रहेगा। 65 का आपने निकाला, 5 का कितना हो जाएगा, इस 5 का तो हो जाएगा 25, और इस 6 का कैसे निकालेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे, 6 और 1 7, 7 6 42। ये आपको आता होगा। अगर ये नहीं आता है तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें 1 से लगा के 100 तक के आपको स्क्वायर याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन तब तक आप 30 तक स्क्वायर याद कर लेंगे। तो देखो आपने देखा यार कि 65 का स्क्वायर तो 42 25 होता है ना। यहाँ समझना, 65 का स्क्वायर तो 42 25 होता है, और ये दिया है 42 24। इसका मतलब ये तो 64 का स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता। ये तो 64 से कोई बड़ी संख्या है जो कि 65 से छोटी है, उसका स्क्वायर है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि 64 का निकाल के देखो। 64 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको ये चेक करना है कि ये 64 जो है ये 50 से कितना ज़्यादा है। ये 50 से 14 ज़्यादा है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। तो पीछे के 2 अंक लिखने हैं 96, ठीक। और कितना कैरी बचा, 1 बचा, क्योंकि 196 होता है तो हमने तो सिर्फ पीछे के 2 ही लिखे हैं, स्क्वायर में 2 ही लिखने हैं हमको पीछे के। 1 हमने कैरी रखा है, बाद में इसको जोड़ेंगे, ठीक है। अब 25 में क्या करेंगे, अब ये 25 कहाँ से आया, ये सारा आपको बाद में समझ में आएगा। अब 25 में क्या करेंगे, 25 में हम 14 को जोड़ेंगे। 25 में 14 को जोड़ा तो 39, और 39 और 1 कैरी वाला 40, तो 40 96। 64 का स्क्वायर होता है 40 96, 65 का होता है 42 25। यदि 64 का स्क्वायर 40 96 होता है, लेकिन यहाँ तो 42 24 है, मतलब कि ये 64 के बाद कुछ पॉइंट वगैरह लग रहा होगा, पॉइंट के बाद कुछ संख्या होगी, उसका अनुमानित स्क्वायर है वो। इतनी बात समझे आप। यहाँ इस बात से आपको क्या समझ में आया कि जो x का जो मान है वो 64 से तो छोटा है, सॉरी वो 64 से तो बड़ा है। तो इससे आपको क्या समझ में आया, ये सारा हमने जो किया कैलकुलेशन, इससे आपको क्या समझ में आया कि जो x का जो ये मान है ये 64 से तो बड़ा है, लेकिन ये 65 से छोटा है। क्यों, क्योंकि ये 64 पॉइंट में यहाँ पे कुछ रहेगा वैल्यू, ना तो ये पूरा 65 हो पाएगा और ना ही ये 64 हो पाएगा। ये 64 से कुछ ज़्यादा है, 65 से कुछ कम। इस सवाल में करना क्या था, इस सवाल में कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ आप सवाल पढ़ के आंसर लगा सकते थे कि आपने पीछे की 2 संख्या को छोड़ दिया, सिर्फ आपने बाकी जो संख्याएं बची 42 उसको देखा किन 2 स्क्वायर के बीच में आ रही है, ये 6 और 7 के बीच में आ रही है। आप हमेशा क्या लेते हैं, छोटी वाली लेते हैं। 6 देखा, आपको समझ में आया आगे तो 6 आएगा, तो आपका आंसर ये लग जाएगा। आपको आँख बंद करके ये आंसर लगाना था, आँख तो खुली रखनी पड़ेगी। तो 2017 का जो पटवारी के पेपर हुए थे उसमें कुल मिला के 35 या 38 कुल मिला के पेपर हैं। ये पेपर ख़त्म करने के बाद हम जो इस बार की जो पुलिस की जो भर्ती हुई थी उसमें कौन सी गणित पूछी थी वो वाले प्रश्न करेंगे, मतलब कि उनके पेपर, वो जो पेपर आया था उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे थे उन प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फिर जब हम वो कर लेंगे तो उसके बाद अभी जो रिसेंट में जो एक और एग्ज़ाम हुई थी उसके प्रश्न करेंगे। ऐसे करके हम प्रैक्टिस पेपर भी करते रहेंगे और बीच बीच में टॉपिक भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।